आईएएस प्रीलिम्स परीक्षा 1993 राजनीतिक विज्ञान की अध्ययनवार विश्लेषण सहित व्याख्या देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 नीचे दिए कूट से मिलाइए। इंग्लैंड का क्राउन है एफ.डब्ल्यू. मेटलैंड, निर्धारित प्राधिकारी, औपचारिक संप्रभु, बहुलवाद हॉब्स, डी निरंकुश संप्रभुता ऑस्टेन। इसका राइट आंसर है बी। जैसा कि आप देख रहे हैं, इंग्लैंड का क्राउन औपचारिक संप्रभु है, निर्धारक प्रावधान प्राधिकारी जॉन ऑस्टेन, बहुलवादी एफ.डब्ल्यू. मेटलैंड, निरंकुश संप्रभुता टॉमस हॉब्स। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन दो के राजनीतिक दर्शन में यह मत व्यक्त किया गया है कि समितियां राज्य संप्रभुता के लिए हानिकारक हैं? ए बोंदा, बी हॉब्स, सी रूसो या फिर डी ऑस्टिन। इसका राइट आंसर है डी। सेकंड और थर्ड इसके क्या है, सही हैं, हॉब्स और रूसो। टॉमस हॉब्स और रूसो ने राज्य संप्रभुता के लिए समितियों को हानिकारक बताया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान है? इसका राइट आंसर है डी। सावयव राज्य दुनिया की आत्मा का वस्तुनिष्ठीकरण है। आदर्शवाद राज्य को एक प्राकृतिक व नैतिक संघ तथा व्यक्ति को राजनीतिक समुदाय का अभिन्न अंग मानता है। समाज को राज्य के समरूप माना जाता है तथा राज्य का इस सीमा तक गौरवीकरण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राज्य और समाज के संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा गलत है? इसका राइट आंसर है डी। राज्य का कार्य क्षेत्र समाज के कार्य क्षेत्र से सदैव समवर्ती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मार्क्स के संप्रभुता संबंधी विचारों के अनुकूल नहीं है? ए संप्रभुता वर्ग शक्ति है, बी संप्रभुता का आधार नंगी शक्ति है, सी संप्रभुता विकीर्ण नहीं किंतु यह प्रणाली शासकों की केंद्रीय शक्ति है, डी संप्रभुता विकीर्ण है और शक्ति प्रतियोगी राजनीतिक विशिष्ट जनों में बटी हुई है। इसका राइट आंसर है डी। कार्ल मार्क्स के अनुसार राज्य वर्ग संघर्ष का परिणाम है। समाज में प्रभुत्व संपन्न वर्ग के कारण ही राज्य का उदय हुआ है और राज्य इन्हीं वर्गों के हित के लिए कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, समूह उसी अर्थ में वास्तविक है जिसमें राज्य है। यह वक्तव्य राज्य को निरूपित करता है। ए समुदाय के रूप में, बी एक संगठन के रूप में, सी कर्म के उपकरण के रूप में या फिर डी एक संस्था के रूप में। इसका राइट आंसर है बी एक संगठन के रूप में। राज्य विधि का जनिक और जनक दोनों है क्योंकि ए संवैधानिक विधि परम सत्ता के कर्तव्य की परिभाषा करती है, बी राज्य अधिकारों और कर्तव्यों की विस्तृत रचना करता है, सी राज्य कानूनों को समुदाय के लिए और उसकी तरफ से बनाता है, या फिर डी राज्य कानूनों को अपने किसी भी नागरिक के खिलाफ लागू कर सकता है और अपने खिलाफ भी लागू करने की अनुमति दे सकता है। इसका राइट आंसर है डी। इस प्रश्न की व्याख्या देखेंगे। आर.एम. मैकाइवर ने अपनी पुस्तक द मॉडर्न स्टेट में लिखा है कि राज्य कानून का पिता एवं शिशु दोनों हैं, अर्थात यह साधारण कानून का निर्माण करता है और इससे ऊपर है, परंतु राज्य का संवैधानिक कानून राज्य से ऊपर है जिसका वह अतिक्रमण नहीं कर सकता। अगला क्वेश्चन है, राज्य के स्वरूप के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ए राज्य अपने में एक साध्य है, बी राज्य एक साधन है साध्य का, सी राज्य साधन और साध्य दोनों है, डी राज्य न साधन है न साध्य। इसका राइट आंसर है सी राज्य साधन और साध्य दोनों है। राज्य के स्वरूप के बारे में एक मत यह है कि राज्य साध्य के रूप में है, अर्थात राज्य को सभी व्यक्तियों की सामाजिक आकांक्षाओं के रूप में स्वयं को समाहित करने की तथा प्रतिनिधित्व करने का अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तीन ऐसे हैं जो एक दूसरे से मिलते हैं, वह चौथा कौन सा है जो इन तीनों से अलग है? ए उदारवाद, बी बहुलवाद, सी व्यक्तिवाद या फिर डी समाजवाद। इसका राइट आंसर है डी समाजवाद। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में कौन सा तत्व कल्याणकारी राज्य के सिद्धांत से मेल नहीं खाता? इसका राइट आंसर है डी, निजी संपत्ति के अधिकार की समाप्ति। कल्याणकारी राज्य में निजी संपत्ति की समाप्ति नहीं होती है। निजी संपत्ति की समाप्ति का समर्थन वैज्ञानिक समाजवाद करता है। अगला क्वेश्चन है, हमारी पीढ़ी का मुख्य मुद्दा उस विचार को खोजना है जो व्यक्ति की नैतिक भावना को संतुष्ट कर सके। लॉस्की। निम्न में से कौन सा विचार इस प्रसंग में ठीक बैठता है? ए स्वतंत्रता, बी समानता, सी सत्ता या फिर डी संपत्ति। इसका राइट आंसर है बी समानता। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर है ए। इसमें फर्स्ट संवैधानिकवाद का अर्थ है कि विधि के अनुसार शासन। सेकंड है संवैधानिक का अर्थ केवल उदारवाद, ये सही है। और थर्ड संवैधानिक का अर्थ है व्यक्तिक स्वतंत्रता की रक्षा। अगला क्वेश्चन है, मंत्री परिषदीय व्यवस्था की सरकार में शक्ति कार्यपालिका में केंद्रित हो जाती है क्योंकि। इसका राइट आंसर है ए। फर्स्ट और सेकंड इसमें क्या है? सही है। संसदीय नियंत्रण विरला ही प्रभावशाली होता है। मंत्रिपरिषद में केवल बहुमत दल के ही सदस्य होते हैं। संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का सम्मिलित होता है, अर्थात व्यवस्थापिका के ही सदस्य कार्यपालिका का निर्माण करते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य और स्थानीय सरकारों की साझेदारी को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से उपाय अपनाने चाहिए? फर्स्ट है स्थानीय सरकारों को स्वायत्तता न दी जाए। सेकंड, राज्य स्थानीय सरकारों के विरुद्ध प्रपीड़क कदम न उठाए। थर्ड, स्थानीय सरकार राज्य से सहयोग करने के लिए सदैव उत्सुक हो। फोर्थ, राज्य गलती करने वाली स्थानीय सरकारों की इकाइयों को हमेशा प्रपीड़ित करे। या फिर फिफ्थ, राज्य स्थानीय सरकार को परामर्श दे और उसके उपचार उपाय बताए। इसका राइट आंसर है डी। थर्ड और फिफ्थ इसमें क्या है? सही है। सबसे निकृष्ट राज्य की सबसे उत्कृष्ट अराजकता से अच्छा है, यह मत किसने व्यक्त किया? ए हिगल ने, बी रूसो ने, सी लॉक ने या फिर डी हॉब्स ने। इसका राइट आंसर है डी हॉब्स ने। सामाजिक समझौतावादी विचारक टॉमस हॉब्स ने कहा था कि सबसे निकृष्ट राज्य की सबसे उत्कृष्ट अराजकता से अच्छा है। राज्य व्यक्ति से पहले है, यह किसका मत है? ए प्लेटो का, बी अरस्तु का, सी लॉक का या फिर डी रूसो का। इसका राइट आंसर है बी अरस्तु का। अरस्तु ने कहा है राज्य व्यक्ति से पूर्व है। ऐसा कहने में अरस्तु का तात्पर्य यह नहीं था कि ऐतिहासिक दृष्टि से राज्य का जन्म पहले हुआ, वरन उसके कहने का अभिप्राय यह था कि मानसिक या मनोवैज्ञानिक दृष्टि से राज्य का जन्म पहले हो चुका था। अगला क्वेश्चन है, हॉब्स के अनुसार राज्य में व्यक्ति के सब प्राकृतिक अधिकार हैं। बी, राज्य में व्यक्तियों की स्वतंत्रता और उसके संपत्ति से संबंधित अधिकार हैं। सी, अनुबंध के बाद व्यक्तियों को मार देने का अधिकार बना रहता है। या फिर डी, राज्य की स्थापना करने में व्यक्ति किन्हीं भी अधिकारों का समर्पण नहीं करता। इसका राइट आंसर है बी, राज्य में व्यक्तियों की स्वतंत्रता और उसके संपत्ति से संबंधित अधिकार हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुलवादी आदर्श अपने आदर्श का ऐतिहासिक नमूना पाते हैं। इसका राइट आंसर है ए, मध्यकाल की राजनीति की स्थिति में 19वीं शताब्दी के अंतिम चतुर्थांश में एक जर्मन समाजशास्त्री ओट्टो वी गायरिकी तथा अंग्रेजी इतिहासकार F.W. मैटलैंड को राजनीतिक बहुलवाद का जन्मदाता माना जाता है। गायरिकी ने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल थ्योरीज ऑफ द मिडिल एजेस में मध्ययुगीन सामाजिक जीवन की खोज की, जिसमें स्वायत्तशासी संघों की व्यवस्था प्रचलित थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित उत्गाता कौन था? रूसो ने अपने पाठकों को गुमराह किया,
जब उसने संप्रभुता को अनिश्चित सामान्य इच्छा में स्थापित किया। ए मार्क्स, बी वोसाके, सी ग्रीन या फिर डी लॉस्की। इसका राइट आंसर है बी वोसाके ने। रूसो के सामान्य इच्छा संबंधी सिद्धांत की आलोचना करते हुए वोसाके ने कहा है कि रूसो ने अपने पाठकों को गुमराह किया जब उसने संप्रभुता को अनिश्चित सामान्य इच्छा से समर्पित किया। अगला क्वेश्चन है, मैं इस व्यक्ति समूह को इस शर्त पर अधिकार देता हूं और शासन करने के अपने अधिकार को त्यागता हूं कि आप भी अपने अधिकार उन्हें दें और इसी प्रकार उनके सब कार्यों का अनुमोदन करें। किसके नाम से यह विचार संबंधित है? इसका राइट आंसर है ए हॉब्स के। थॉमस हॉब्स ने अपनी पुस्तक लेवियाथन के चैप्टर 13 में लिखा है, प्राकृतिक रूप से बचाव के लिए एक समझौता होता है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति यह कहता है, मैं इस व्यक्ति या व्यक्ति समूह को सब कार्य का अनुमोदन करें। अगला क्वेश्चन है, जॉन लॉक के अनुसार मनुष्य प्रकृति से ही अहंकारी है, बी झगड़ालू है, सी असामाजिक है या फिर डी सामाजिक और विवेकशील है। इसका राइट आंसर है डी सामाजिक और विवेकशील है। जॉन लॉक के अनुसार मनुष्य प्रकृति के सामाजिक और विवेकशील है। ध्यातव्य है कि लॉक के अनुसार प्राकृतिक युग प्राक राजनीतिक है किंतु प्राक सामाजिक नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक संविदा सिद्धांत ने योगदान दिया। ए जनतंत्र, बी स्वेच्छाचारी शासन प्रणालियों के विकास को, सी समाजवाद के प्रादुर्भाव को या फिर डी निरंकुश राजतंत्र के अभ्युदय को। इसका राइट आंसर है ए जनतंत्र को। अगला क्वेश्चन है, राज्य की उत्पत्ति के संबंध में विकासवादी सिद्धांत संतोषजनक स्पष्टीकरण प्रस्तुत करता है क्योंकि ए तार्किक दृष्टि से सुसंगत है, बी इतिहास पर आधारित है, सी व्यक्ति की प्रकृति पर आधारित है, डी नैतिक दृष्टि से उचित है। इसका राइट आंसर है बी इतिहास पर आधारित है। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में विकासवादी सर्वमान्य व्याख्या करता है, राज्य कोई ऐसा संघ नहीं है जो 1 या 2 दिन में बन गया है। इसके उत्पन्न होने में हजारों वर्षों का समय लगा है। सभ्यता के साथ साथ समाज जटिल हुआ, तब जीवन को नियमित करने हेतु राज्य की उत्पत्ति हुई है। अगला क्वेश्चन है, स्वामी वर्ग श्रमिकों को दास्ता में रखता है, केवल अपने धन की शक्ति से नहीं, पूंजी द्वारा श्रम के सामान्य शोषण से ही नहीं, बल्कि राज्य शक्ति, सेना, नौकरशाही और न्यायालयों की शक्ति से भी। ए हॉब्स के सामाजिक सिद्धांत पर आधारित है, बी शक्ति के सिद्धांत पर आधारित है, सी राज्य की उत्पत्ति के संबंधित मार्क्सवादी सिद्धांत पर आधारित है या फिर डी विकासवादी सिद्धांत पर आधारित है। इसका राइट आंसर है सी राज्य की उत्पत्ति के से संबंधित मार्क्सवादी सिद्धांत पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन ने स्वतंत्रता की किस प्रकार परिभाषा की है? ए नियंत्रण का अभाव, बी कुछ भी करने की छूट, सी विधि का अभाव या फिर डी करने योग्य काम करने की क्षमता। इसका राइट आंसर है डी करने योग्य काम करने की क्षमता। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक समाजवादियों ने निम्नलिखित में से किस माध्यम से समाज को बदलना चाहा? ए कानूनी व्यवस्था के परिवर्तन से, बी आर्थिक व्यवस्था के परिवर्तन से, सी धार्मिक और नैतिक शिक्षा से या फिर डी चुनाव प्रणाली के परिवर्तन से। इसका राइट आंसर है सी धार्मिक और नैतिक शिक्षा से। अगला क्वेश्चन है, मार्क्सवाद के अनुसार प्रकृति और समाज में परिवर्तन परिणाम है। ए बाह्य प्रेरणा का, बी आंतरिक विरोधाभास का, सी बाह्य प्रेरणा और आंतरिक विरोधाभास दोनों का या फिर डी न बाह्य प्रेरणा का और न ही आंतरिक विरोधाभास का। इसका राइट आंसर है बी आंतरिक विरोधाभास का। मार्क्सवादी राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत राज्य कोई प्राकृतिक संस्था नहीं है जो सामाजिक जीवन की अनिवार्य शर्त रही हो। इसके विपरीत राज्य एक ऐसी संस्था है जिसकी उत्पत्ति एक विशेष परिस्थितियों में हुई और उसकी स्पष्ट छाप इसमें देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है, जनतांत्रिक समाजवाद और मार्क्सवादी समाजवाद एक दूसरे के इस आधार पर भिन्न हैं कि वह जोर देते हैं। ए सामाजिक समानता पर, बी आर्थिक समानता पर, सी राजनीतिक समानता पर या फिर डी व्यक्ति स्वतंत्रता पर। इसका राइट आंसर है डी व्यक्ति स्वतंत्रता पर।
जनतांत्रिक समाजवाद व्यक्ति की स्वतंत्रता को महत्वपूर्ण मानता है तथा इस पर बल देता है। वहीं मार्क्सवादी समाजवाद व्यक्ति की स्वतंत्रता को नकारता है तथा समाज को महत्वपूर्ण मानता है। समाज के माध्यम से ही व्यक्ति का कल्याण सुनिश्चित हो का समर्थन मार्क्सवादी समाजवाद करता है। अगला क्वेश्चन है, पुरुषों के लिए युद्ध वही है जो स्त्री के लिए मातृत्व है, यह कहा था? ए विंस्टन चर्चिल ने, सी बी मुसोलिनी ने, सी हिटलर ने, या फिर डी सुभाष चंद्र बोस ने? इसका राइट आंसर है बी मुसोलिनी ने। पुरुष के लिए युद्ध वही है जो स्त्री के लिए मातृत्व है तथा मैं शेर की तरह इतिहास के पृष्ठों पर अपने पंजों से अपनी छाप छोड़ना चाहता हूँ। ध्यातव्य है कि फांसीवादी पशुबल तथा हिंसा में विश्वास करते हैं तथा शांति को कायरों का स्वप्न बताकर इसकी निंदा करते हैं। इसके स्थान पर युद्ध के मार्ग की प्रशंसा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, नात्सी विचारधारा के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा वक्तव्य राज्य की स्थिति को ठीक बताता है? ए राज्य दल के अतिरिक्त सभी संस्थाओं के ऊपर है, बी राज्य सेना के अतिरिक्त सभी संस्थाओं के ऊपर है, सी राज्य नेता के अतिरिक्त सभी संस्थाओं के ऊपर है, या फिर डी राज्य अतिमानवीय इकाई है? इसका राइट आंसर है डी राज्य अतिमानवीय इकाई है। नात्सीवाद सर्वाधिकारवादी राज्य में विश्वास करता था और इसका उद्देश्य राज्य को प्राथमिकता देना था। अगला क्वेश्चन है, फांसीवादी और मार्क्सवादी सहमत हैं? ए राज्य की प्रकृति पर, बी राज्य के ढांचे पर, सी राज्य की उत्पत्ति पर, या फिर डी राज्य के अंत पर? इसका राइट आंसर है बी राज्य के ढांचे पर। फांसीवादी और मार्क्सवादी राज्य के ढांचे पर सहमत हैं। तात्पर्य है कि फांसीवाद की उत्पत्ति द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इटली और जर्मनी के उद्भव से हुआ था तथा वैज्ञानिक मार्क्सवाद का पिता कार्ल मार्क्स है। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सर्वसत्तावादी व्यवस्था का आवश्यक लक्षण है? ए कमजोर विधान व्यवस्था, बी एकात्मक संविधान, सी विधिवत मान्य विरोधी दल का अभाव, या फिर डी केंद्रीय आर्थिक नियोजन? इसका राइट आंसर है सी विधिवत मान्य विरोधी दल का अभाव। सर्वसत्तावादी व्यवस्था में विरोधी दल का कोई स्थान नहीं होता है और यदि वह कहीं से इस व्यवस्था में सर्वसत्तावादी का विरोध होता है तो उसे कुचल हिंसक तरीके से दिया जाता है। इस प्रकार व्यवस्था में विधिवत मान्य विरोधी दल का अभाव होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 से मैच कीजिए। इसका राइट आंसर है सी। मॉन्टेस्क्यू की पुस्तक का नाम है द स्पिरिट ऑफ द लॉज, कानून की आत्मा। एवी डाइसी के है द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जे.एस. मिल की है रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट और अलेक्जेंडर की है द फेडरलिज्म। अगला क्वेश्चन है, लॉक के अनुसार प्राकृतिक व्यवस्था को त्याग दिया गया क्योंकि ए वह सबके विरुद्ध प्रत्येक युद्ध की स्थिति में थी, बी मानव असामाजिक एकांत और निर्धन था, सी कुछ असुविधाएं थी, या फिर डी मानव प्राथमिक रूप से अच्छा था किंतु सभ्यता के विकास ने उसे भ्रष्ट बना दिया। इसका राइट आंसर है सी कुछ असुविधाएं थी। जॉन लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था सद्भाव पारस्परिक सहायता व संरक्षण की स्थिति में युद्ध की नहीं प्रकृति का कानून सभी व्यक्तियों को उनके जीवन की उनकी स्वतंत्रता तथा संपत्ति से संबंधित 3 प्राकृतिक अधिकारों की व्यवस्था करता है। अगला क्वेश्चन है, यह किसने कहा कि राज्य समाजों का समाज है? ए डी लिंडसे ने, बी लॉस्की ने, सी फाटल फालेट ने, या फिर डी पेंटी ने? इसका राइट आंसर है ए लिंडसे ने। अगला क्वेश्चन है, त्रिस्के के अनुसार राज्य का तत्व है ए सहमति, बी नैतिकता, सी सामान्य इच्छा, या फिर डी बल? इसका राइट आंसर है डी बल। जर्मन नागरिक त्रिस्के ने अपनी रचना पॉलिटिक्स में राज्य को शक्ति बल का समरूपी माना है तथा शक्ति को इस आधार पर नैतिक बताया है कि राष्ट्रीय संस्कृति की रक्षा एवं प्रसार का अनिवार्य शर्त है। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किसने समानता की यह परिभाषा की है? कोई नागरिक इतना धनी नहीं होगा कि वह दूसरे को खरीद सके और कोई इतना निर्धन नहीं होगा कि वह अपने को बेचने के लिए बाध्य हो जाए। ए लॉस्की ने, बी मार्क्स ने, सी प्रौधा ने या फिर डी रूसो ने। इसका राइट आंसर है ए लॉस्की ने। एच जे लॉस्की ने समानता को परिभाषित करते हुए कहा कि कोई नागरिक इतना धनी नहीं होगा कि वह दूसरे को खरीद सके और कोई इतना निर्धन नहीं होगा कि वह अपने को बेचने के लिए बाध्य हो जाए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत कहता है कि कुछ प्राथमिक अधिकार समाज के बाहर और समाज के पहले भी हो सकते हैं? ए कानूनी सिद्धांत, बी ऐतिहासिक सिद्धांत, सी कल्याणकारी सिद्धांत या फिर डी नैसर्गिक अधिकार सिद्धांत। इसका राइट आंसर है डी नैसर्गिक अधिकार सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, 19वीं सदी के उदारवाद में निम्नलिखित में से किसका पक्ष लिया था? ए सभी संपत्ति पर राज्य का नियंत्रण, बी संपत्ति पर सीमित अधिकार, सी संपत्ति पर पूरा अधिकार या फिर डी संपत्ति का न्यायिक वितरण। इसका राइट आंसर है सी संपत्ति पर पूरा अधिकार। 19वीं शताब्दी के उदारवाद का आशय नकारात्मक उदारवाद से लिया जाता है। नकारात्मक उदारवाद राज्य को कम से कम कार्य देने का समर्थन करता है। इस प्रकार व्यक्ति को अपने उत्पादन, विनिमय का वितरण पर कोई व्यापार या व्यवसाय करने, अपनी संपत्ति को रखने तथा बेचने आदि की पूर्ण स्वतंत्रता का पक्षधर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यह किसने कहा कि संपत्ति मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है? इसका राइट आंसर है बी अरस्तु ने। अरस्तु ने संपत्ति को मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक माना है। निजी संपत्ति की संस्था इसलिए भी उपयोगी है कि संपत्ति का निजी स्वामित्व मनुष्य को उसकी सुरक्षा और अभिवृद्धि की प्रेरणा देता है। इसी के जादू से मनुष्य धूल की कंचन में भी परिणित कर देता है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के अलावा और कुछ नहीं है कि उस इच्छा को प्रोत्साहित करना जो विनम्र व्यक्तियों के अनुदिष्ट अंतःकरण पर आधारित हो। निम्नलिखित में से कौन सा वह वक्तव्य को मानता है? ए उदारवाद, बी समाजवाद, सी बहुलवाद या फिर डी फांसीवाद। इसका राइट आंसर है ए उदारवाद। उदारवाद को एक विचार, एक अभिवृत्ति, एक दर्शन, एक प्रवृत्ति, यहाँ तक कि एक विचारधारा माना जा सकता है जिसकी आत्मा व्यक्ति की स्वतंत्रता, उसकी मर्यादा तथा प्रतिष्ठा को मान्यता प्रदान करने में निहित है। अगला क्वेश्चन है, समाजवाद के उदारवादी विचार के से निम्नलिखित में किस प्रकार की समानता अनुरूप नहीं है? ए कानूनी समानता, बी सामाजिक समानता, सी राजनीतिक समानता या फिर डी आर्थिक समानता। इसका राइट आंसर है डी आर्थिक समानता। कल्याणकारी राज्य के समर्थकों सकारात्मक उदारवादियों ने 20वीं शताब्दी में स्वतंत्रता एवं समानता को एक दूसरे का सहयोगी तथा पूरक बताया तथा आर्थिक समानता को स्थापित करने का दायित्व राज्य को सौंपा। अगला क्वेश्चन है, न्याय में निम्नलिखित में कौन सा तत्व प्रमुख है? ए समानता, बी न्यायता, सी निष्पक्षता या फिर डी अधिकारिकता। इसका राइट आंसर है सी निष्पक्षता। न्याय की अवधारणा शाश्वत और सर्वव्यापी है। मानव मूल्यों में इसका स्थान सर्वोच्च है। इसकी खोज और प्राप्ति राजनीतिक शास्त्र का मूल लक्ष्य माना जा सकता है। इसका संबंध जीवन के हर पहलू से है। न्याय के लिए निष्पक्षता का प्रमुख तत्व होता है। अगला क्वेश्चन है, उदारवाद का मौलिक सिद्धांत है ए व्यक्तिक स्वतंत्रता, बी सामाजिक न्याय, सी समानता या फिर डी राष्ट्रवाद। इसका राइट आंसर है ए व्यक्तिक स्वतंत्रता। उदारवाद के को एक विचार, एक अभिवृत्ति, एक दर्शन, एक प्रवृत्ति, यहाँ तक कि एक विचारधारा माना जा सकता है जिसकी आत्मा व्यक्ति की स्वतंत्रता, उसकी मर्यादा तथा प्रतिष्ठा को मान्यता प्रदान करने में निहित है।
आगे देखेंगे, निम्नलिखित दो सूचियों में दल व्यवस्था के प्रकार और उसकी मुख्य प्रकृति बताई गई है। कोटों की सहायता से सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इसका राइट आंसर है बी। बहुदलीय व्यवस्था, इस व्यवस्था में अनेक राजनीतिक दल होते हैं तथा चुनाव में भाग लेते हैं। यह व्यवस्था विधायिकाओं को अधिक प्रभावशील बनाती है। उदाहरण स्वरूप भारत और फ्रांस। बी है एक दलीय प्रमुख व्यवस्था। इस व्यवस्था में अनेक राजनीतिक दल होते हैं परंतु एक दल ही जनता के बीच प्रमुख होता है। यह पहला जनतंत्री स्थिरता प्रदान करता है। सी दो दलीय व्यवस्था, इस व्यवस्था में शासन संचालन में दो दल ही प्रमुख होते हैं। यद्यपि अन्य दल भी होते हैं परंतु शासन में उनकी भूमिका नगण्य होती है। यह व्यवस्था विकल्प स्वतंत्रता सीमित करती है। उदाहरण स्वरूप ब्रिटेन और अमेरिका। डी एक दलीय व्यवस्था, एक दलीय व्यवस्था फांसीवादी अथवा साम्यवादी देशों में पाई जाती है। यह व्यवस्था जनतांत्रिक व्यवस्था के प्रतिकूल है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से घटक भारत में राज्यों पर केंद्र के बढ़ते हुए नियंत्रण के लिए उत्तरदायी हैं? फर्स्ट है राज्यों में दृढ़ नेतृत्व का अभाव। सेकंड है दलीय अनुशासन लागू करना। थर्ड है केंद्र पर राज्यों की आर्थिक निर्भरता। फोर्थ है क्षेत्रीय दलों का उदय। इसका राइट आंसर है बी। सेकंड दलीय अनुशासन पर लागू करना, थर्ड केंद्र पर राज्यों की आर्थिक निर्भरता और फोर्थ क्षेत्रीय दलों का उदय। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा जनमत का सूचक नहीं है? ए उपचुनाव के परिणाम, बी आम चुनाव के परिणाम, सी न्यायालयों में रिट याचिकाएं, या फिर डी विधानमंडल में वाद विवाद। इसका राइट आंसर है सी न्यायालय में रिट याचिकाएं। जनमत सार्वजनिक महत्व के किसी विषय पर जनता के विचारों को जनमत कहते हैं। समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, रेडियो तथा दूरदर्शन इत्यादि के माध्यम से जनमत की अभिव्यक्ति होती है। अगला क्वेश्चन है, एक ऐसे देश में जहां वयस्क मताधिकार हो, निम्नलिखित में से किसको निर्वाचन मंडल कहेंगे? ए राज्य के नागरिकों की संपूर्ण जनसंख्या, बी स्त्रियों और बच्चों के अतिरिक्त राज्य के नागरिकों की संपूर्ण जनसंख्या, सी राज्य के वयस्क नागरिकों की संपूर्ण जनसंख्या, या फिर डी पागलों और अपराधियों के अतिरिक्त राज्य के नागरिकों की संपूर्ण जनसंख्या। इसका राइट आंसर है डी पागलों और अपराधियों के अतिरिक्त राज्य के नागरिकों की संपूर्ण जनसंख्या। अगला क्वेश्चन है, इस प्रश्न की व्याख्या देखेंगे। वर्तमान युग में मताधिकार का सबसे अधिक मान्य सिद्धांत यह है कि किसी कृत्रिम अथवा अनुचित आधार पर भेदभाव के बिना सभी वयस्क नागरिकों को मत देने का अधिकार दिया गया है। इस संबंध में धर्म, जाति, नस्ल, वंश, वैभव, भाषा, अधिवास, वर्ण, लिंग, सांस्कृतिक विचारधारा आदि के आधार पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्न में से किस किस के लिए की जा सकती है? इसका राइट आंसर है बी सेकंड और थर्ड। सेकंड बहुदलीय व्यवस्था जिसके एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र हो। थर्ड बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र जिसमें द्विदलीय व्यवस्था हो। इसके राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, आज का आखिरी क्वेश्चन है, राजनीतिक विकास के संरचनात्मक प्रक्रियात्मक परिप्रेक्ष्य के अनुसार निम्नलिखित में से एक या अधिक परिवर्तन के गतिशील साधनों के रूप में काम कर सकते हैं। इसका राइट आंसर है डी सभी हैं। पहला है वैज्ञानिक, सेकंड है तकनीकीविद, थर्ड है सम्य विज्ञानी, फोर्थ है राजनीतिक नेता। ये क्या है? चारों सभी इसमें काम कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।